7.1 प्रस्तावना। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1980 और 1990 के दशक में महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद सतत के अंतरक्षेत्रीय गठन में 1991 में सुधार प्रक्रिया के आरंभ हो जाने के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सपट को सापेक्ष अंशदान के संदर्भ में सेवा क्षेत्र को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। 1992 से 93 से 1997 से 98 की अवधि के दौरान सघाओं में कृषि और उससे सहायक क्रियाकलापों का सापेक्ष अंश 1980 से 81 से 1990 से 91 की अवधि में 34.5% से घटकर 27.5% हो गया। दूसरी तरफ इसी अवधि में उद्योग के शेयर में 23.2% से 25.9% तक वृद्धि हुई तथा सेवा क्षेत्र ने 42.2% से बढ़कर 466% तक की भारी वृद्धि दर्ज की। सेवा क्षेत्र के पक्ष में यह संयोजित बदलाव 1980 से 81 से 1990 से 91 के दौरान 6.5% के मुकाबले 1992 से 93 से 1997 से 98 तक की अवधि में सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 84% की दर से त्वरित गति से विस्तार के कारण हुआ। 1990 के दशक में अनुकूल मानसून, निवल सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि और व्यापार की सुस्पष्ट शर्तों के बावजूद कृषि कार्य में अपेक्षाकृत गिरावट आई है। लोक निवेश में गिरावट तथा नई प्रौद्योगिकी के सीमित प्रयोग से कृषि के निष्पादन में कमी आई। तमापी कृषि से पैदावार में भारी गिरावट के बावजूद 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था से सफल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई और बरकरार रही। उदाहरण के लिए 1995 से 96 में जब अर्थव्यवस्था से सफल घरेलू उत्पाद 86% तक हुआ तब कृषि क्षेत्र पूर्व वर्ष के मुकाबले 0.2% की नगण्य वृद्धि हुई। वस्तुतः भारतीय पूर्व रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 1998 से 99 में कहा गया है कि गत वर्षों का अनुभव दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अनुरूप वृद्धि हुई है जबकि कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल झटके लगे हैं। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि का कृषि निष्पादन और मानसून की अनिश्चित स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। यद्यपि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र दोनों में अधिक वृद्धि हुई है तथापि इन दो प्रमुख क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय संयोजित वृद्धि में काफी अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख वृद्धि विनिर्माण से हुई है जबकि सनम एवं उत्खनन दोनों तथा विद्युत, गैस और जल आपूर्ति ने अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर दर्ज की है। दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, भंडारण और संचार क्षेत्रों की तरह अधिक समान और सतत कम में अधिक वृद्धि महसूस की गई जबकि वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपदा और कारोबार सेवा में उच्च वृद्धि दर के रसान सामने आए हैं। इस क्रिया के संभाव्य निर्वाचन से हाल के वर्षों में उद्योग से जुड़े हुए सेवा क्षेत्रों में उफान आ सकता था। 7.2 राज्यों का वृद्धिमूलक निष्पादन। व्यष्टि राज्यों के निष्पादन में पर्याप्त उतार चढ़ाव है क्योंकि कुछ राज्य औसत से काफी अधिक तथा अन्य राज्य औसत से कहीं कम वृद्धि कर रहे हैं। सारणी राज्यों में वृद्धि दर के फैलाव में 1990 के दशक में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 1980 के दशक में राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में केरल में प्रतिवर्ष 3.6% से निम्नतर स्तर से लेकर राजस्थान में 6.6% तक की उच्च दर तक अर्थात दुगने से कम उतार चढ़ाव था। 1990 के दशक में यह अंतर बहुत अधिक या अर्थात बिहार में प्रतिवर्ष 2.7% के निम्न स्तर से गुजरात के लिए प्रतिवर्ष 9.6% के उच्च स्तर तक 3.5 गुने से अधिक या राज्यों में निष्पादन में अंतर उस समय और अधिक हो जाते हैं जब हम इन अंतरों को जनसंख्या की वृद्धि दर में जोड़ देते हैं और निष्पादन का प्रति व्यक्ति वृद्धि दर के सापेक्ष मूल्यांकन करते हैं। सारणी 2। 1980 के दशक में वृद्धि दरों में अंतर मध्य प्रदेश में 2.1 के निम्न स्तर से राजस्थान में 4.0% के उच्च स्तर तक 1.2 के अनुपात में बा। 1990 के दशक में यह बिहार में 11% और 7.6% के उच्च स्तर तक तथा महाराष्ट्र में उसके बाद 6.1% तक पहुंचा। न्यूनतम बिहार और उच्चतम गुजरात के बीच 17 का अंतर है। 1990 के दशक में राज्यों के बीच वृद्धि निष्पादन में बढ़ता हुआ अंतर इस तथ्य को प्रकट करता है कि जहां अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर तीव्र गति से वृद्धि हुई वहीं वस्तुतः बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तीव्र गिरावट आई जो अपेक्षाकृत आरंभिक तौर पर कम वृद्धि दर वाले क्षेत्र में और सर्वाधिक गरीब राज्य भी थे। हरियाणा और पंजाब में भी गिरावट आई परंतु यह गिरावट 1980 के दशक में उच्च स्तरों के मुकाबले भी और में राज्य सबसे धनी थे। 1990 में 6 राज्यों ने राज्य घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि दर्शाई। यह तीव्रता विशेषतः महाराष्ट्र और गुजरात में दर्ज की गई थी। दोनों राज्य धनी राज्यों में शामिल में परंतु पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी वृद्धि हुई थी। ये सभी राज्य प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्षतः राज्यों के मध्य समूह से संबंधित थे। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 1990 के दशक में उच्च स्तरीय वृद्धि निष्पादक देश के एक हिस्से में केंद्रित नहीं थे। 1990 के दशक में राज्य घरेलू उत्पाद की 6% से अधिक वृद्धि दरों वाले 6 राज्य क्षेत्रीय तौर पर समुचित रूप से आवंटित हैं जैसे पश्चिम में गुजरात 9.6% और महाराष्ट्र 8.0%, पूर्व में पश्चिम बंगाल 6.9%, दक्षिण में तमिलनाडु 6.2% और उत्तर में मध्य प्रदेश 6.2% तथा राजस्थान 6.5%। सात 7.3 गरीबी और गरीबी रेखा की परिभाषा। प्रथमतः भारत पर अनुसंधान कार्य से प्रभावित होकर विश्व बैंक ने निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में जनसंख्या के 40% के धरातल पर परिभाषित की। गरीबी की प्रथम निरपेक्ष परिभाषा दंडेकर रथ द्वारा दी गई जिसने इसे 1960 से 61 के मूल्यांक पर भारतीय ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 15 रुपए तथा शहरी जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 18 रुपए के वाय के रूप में परिभाषित किया। भारत सरकार ने गरीबी मापन हेतु कार्यप्रणाली का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट 1993 में पेश की और 1973 से 74 के मूल्यांक पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 49 रुपए और 56 रुपए की नई गरीबी रेखा का सुझाव दिया। निरपेक्ष गरीबी रेखा होने पर विभिन्न देशों के बीच गरीबी की तुलना की जा सकती है। अंतिम दशक में अंतर्राष्ट्रीय गरीब रेखा के अधिकांश तुलनात्मक अध्ययन विश्व बैंक द्वारा किए गए हैं और रूप शक्ति गरीबी रेखा की प्रयुक्त परिभाषा 1993 के मूल्यांक पर 108 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन है। भारत में गरीबी मापन के लिए सर्वाधिक व्याप्त प्रयुक्त उपाय सिर गणना अनुपात है। यह आय की गरीबी मापन का साधन है। 1960 के प्रारंभ में भारत में गरीबी के सार के मापन के लिए प्रसिद्ध अर्थविदों का एक विशेष कार्यचालन समूह नियुक्त किया गया। विशेषज्ञों ने गरीबी रेखा की एक परिभाषा दी।
यह परिभाषा पोषण सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय तौर पर आयोजित न्यूनतम आदर्श संतुलित आहार पर आधारित थी। दूसरे शब्दों में कोई परिवार जो अवशिष्ट खाद्य पैकेट नहीं सरिये सकता और विसे खाने पर न्यूनतम ऊर्जा मिले गरीब माना गया। उन्होंने घोषणा की कि 50% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। तथापि इस प्रकार परिभाषित गरीबी रेखा कुछ अकिंचन रेखा है, क्योंकि यह केवल जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित व्यय को ही हिसाब में लेती है तथा न्यूनतम बेहतर जीवन स्तर जैसे मूलभूत आवश्यकता गृह, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक प्रत्येक व्यय को छोड़ देती है। कार्यप्रणाली और अवधारणाओं में मतभेद से बिल्कुल अलग परिणाम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के एक ही मानदंड का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत के लिए गरीबी रेखा प्राक्कलनों के 2 सेट ये 1993 से 94 में योजना आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या का मात्र 19% से नीचे आया। यह शासकीय अनुमान था। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित अनुमानों में भारत की जनसंख्या क्या गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात 36% या फरवरी 1997 में भारत सरकार ने गरीबी अनुपात के प्राक्कलन और गरीबों की संस्था पर विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई उन सिफारिशों 1993 को स्वीकार कर लिया जिन्होंने योजना आयोग द्वारा गरीबी के प्राक्कलन करते समय किए गए समायोजनों को निरसा कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1993 से 94 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की जनसंख्या का शासकीय प्राक्कलन 35% था। सिर गणना अनुपात उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस आंकड़ों के आधार पर संगणित किया जाता है। गरीबी रेखा से कम आय वाले लोग गरीब होते हैं और इन गरीबों का कुल जनसंख्या से अनुपात तिरगणना अनुपात होता है। भयावह जनसंख्या वृद्धि के कारण निरपेक्ष संख्या में पेचीदा बनती जा रही है, जबकि प्रतिष्ठिता बदोन्मुख रुझान दर्शाती है। इस प्रकार 1957 में गरीबी की संख्या 17 करोड़ से बढ़कर 1994 में 32 करोड़ लगभग दुगुनी हो गई है। 7.4 गरीबी अनुपात में रुझान। भारत की विकास प्रक्रिया का अभिभावी उद्देश्य बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन करता है। भारत में गरीबों का अनुपात गत वर्षों में व्यापक रूप से घटता बढ़ता रहा है, परंतु रुझान अधोमुखी है। बाप की गरीबी में रुझान एक समान नहीं है। इनको मोटे तौर पर 3 अवधियों में बांटा जा सकता है। 1951 और मध्य 1970 के बीच आय की गरीबी में कमी से किसी विवेचना योग्य राखतान का पता नहीं चलता। 1951 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का 47% गरीबी रेखा से नीचे आया। इस अनुपात में 1954 से 55 में 64% तक वृद्धि हुई। 1960 से 61 में यह घटकर 45% हुआ, परंतु 1977 से 78 में पुनः बढ़कर 51% हो गया। मध्य 1970 और 1980 के अंत के बीच 1977 से 78 और 1987 से 88 के बीच ग्रामीण जाय की गरीबी में 53% से 39% तक जबरदस्त गिरावट आई। 1990 में ग्राह और पटकर 34% रह गई। शहरी आय की गरीबी 1977 से 78 में 45% से घटकर 1982 से 83 में 38% हुई तथा 1989 से 90 में और अधिक घटकर 33% रह गई। 1991 के बाद आर्थिक सुधार से बाद की अवधि में उतार चढ़ाव दर्ज किए गए। ग्रामीण आय की गरीबी 1989 से 90 में 34% से बढ़कर 1992 से 93 में 43% हो गई और इसके बाद 1993 से 94 में 37% तक घटकर नीचे आ गई। शहरी आय की गरीबी 1998 से 99 में 36% से घटकर 1992 से 93 में 34% हो गई तथा 1993 से 94 में पुनः घटकर 30% की गई। सारणी 1 व्यष्टि राज्यों के वृद्धि निष्पादन में अंतरों में। सारणी 2 गरीबी में कमी के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ अंतर्ग्रस्त है जो राष्ट्रीय नीति का निर्णायक उद्देश्य है। व्यष्टि राज्यों में गरीबी के एकमात्र उपलब्ध अनुमान इस प्रकार किए गए लगभग 120.000 में हस्तों के उन प्रतिवर्षी सर्वेक्षणों से व्युत्पन्न हैं जो प्रतिवर्ष एनएसएस द्वारा कराए जाते हैं। एनएसएस वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है, परंतु प्रतिवर्ष आकार इतना छोटा होता है कि उससे व्यष्टि राज्यों के लिए गरीबी के विश्वस्त प्राक्कलन प्राप्त नहीं हो सकते। 1983, 1987 से 88 और 1993 से 94 में बड़े प्रतिवर्ष सर्वेक्षण किए गए थे तथा इन सर्वेक्षणों को प्रयोग करके योजना आयोग द्वारा संगठित राज्य विशिष्ट गरीबी अनुमान सारणी 4 में दर्शाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि कुल मिलाकर 14 प्रमुख राज्यों में जो कुल मिलाकर जनसंख्या का 95% बनते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिष्ठिता 1983 में 42.8% से घटकर 1993 से 94 में 36.3% हो गई। राज्य स्तर से पता चलता है कि 2 राज्यों बिहार और हरियाणा को छोड़कर जिन्होंने वृद्धिदायी 10 वर्ष की अवधि में सभी राज्यों में गरीबी में कमी महसूस की गई। बिहार में गरीबी का कारण यह या कि राज्य में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 1983 से 84 और 1993 से 94 के बीच प्रति वर्ष 0.8% से कम या सारणी 5। तथापि यह देखा गया है कि हरियाणा में गरीबी में गिरावट की विवेचना करना मुश्किल है, क्योंकि उसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 3.4% था। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद गरीबी में वृद्धि होना संभव है यदि वितरण पर्याप्त रूप से बदतर हो, परंतु यह विश्वास करना मुश्किल है कि हरियाणा में इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद में 40% की वृद्धि दर्ज करने के लिए वितरण पर्याप्त रूप से बदतर हो सकता था। यह विशेषतः ऐसा है क्योंकि हरियाणा में रहन पंजाब जैसे थे। इससे इसी अवधि में गरीबी की तीव्र गिरावट का पता चलता है। व्यष्टि राज्यों में 1993 से 94 से आगे गरीबी के प्राक्कलन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब 1999 से 2000 के लिए एनएसएस के 60वें दौर के आंकड़े प्राप्त हो जाएं। तुलनात्मक सर्वेक्षण के आधार पर प्राक्कलनों के न होने पर हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि व्यष्टि राज्यों में गरीबी का क्या हुआ, जिसके आधार पर हमें इन राज्यों में 1993 से 94 से आगे आर्थिक वृद्धि का पता चलता है। 1960 के दशक और 1970 के अधिकांश काल में असल भारतीय अनुभव से पता चला कि गरीबी में कमी नगण्य पीजत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2% से नीचे भी, परंतु इसमें गिरावट आना शुरू हुई जब प्रति व्यक्ति वृद्धि 3% तक हुई तथा 1970 और 1980 के अंतिम दौर में और अधिक हो गई।
इस अनुभव का सामान्यीकरण करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि सभी राज्यों में गरीबी में कुछ कमी आनी चाहिए, जहां प्रति व्यक्ति वृद्धि 1993 से 94 के बाद इस स्थिति में 3% अथवा उसके आसपास होती है, जब वृद्धि के स्वरूप में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो। ऑक्सस रिसर्च के डॉ. सुरजीत भल्ला के अलावा भारत में किसी ने इस बहस को उद्देश्यपर बनाने के लिए कुछ अधिक नहीं किया है। उसके अनुसार 1991 में आरंभ किए गए सुधारों से निचले स्तर की आधी जनसंख्या की समझ में आमूल परिवर्तन हुआ है। वृद्धि 3 केंद्रीय कारणों से गरीबी को कम करने में सहायक होती है। इससे रोजगार पैदा होते हैं, जिससे गरीबों को अधिक आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं और उन्हें लाभपूर्ण रोजगार मिलता है। इससे राजस्व मिलता है, जिससे हम अधिक स्कूल बनाते हैं और गरीबों को अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं, और इससे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे गरीब इन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। तया आमतौर पर वे उत्तरोत्तर सामाजिक क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। भारतीयों का अनुभव रहा है कि हमारी नीतियों के कारण 1980 के आरंभ में तकरीबन चौथाई शताब्दी तक प्रति वर्ष लगभग 3.5% की वृद्धि हुई है। अर्थविद राजकृष्ण ने इस हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया। अर्थविदों के अनुसार निम्न वृद्धि दर निम्नवत 4 नीतियों के कारण थी। भूमंडलीकरण के प्रतिकूल नीतियों, जिनका अर्थ था कि भारत बढ़ती हुई विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह संबंधी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में विफल, अपरिहार्य अधिक कर्मचारियों और प्रोत्साहनों की कमी से त्रस्त लोग। दूसरे, गरीबी अनुपात के वृद्धि संघटक अर्थात औसत सपत में वृद्धि में परिवर्तन के विघटन और संघटक पुनर्वितरण से पता चलता है कि गरीबी अनुपात में आई गिरावट का 87% वृद्धि संघटक के कारण या तीसरे, ग्रामीण आर्थिक विकास में विकास मामलों की क्षेत्रीय संरचना ने गरीबी कम करने में शहरी आर्थिक विकास की अपेक्षा कहीं अधिक योगदान दिया है। चौथे, मानव संसाधनों और अवस्थापना विकास संबंधी प्रारंभिक शर्तों के कारण ग्रामीण गरीबी कम करने में राज्यों के बीच मतभेदों में कमी आई। दत्त और रेवेलियन ने बताया कि ग्रामीण विकास और मानव संसाधनों के सापेक्षतः दयनीय आरंभिक परिस्थितियों वाले राज्यों में गैर कृषि आर्थिक विकास गरीबी घटाने में कम प्रभावी था। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम कृषि उपज, कम ग्रामीण जीवन मानकों और मौलिक शिक्षा में कमी से गैर कृषि क्षेत्र की वृद्धि में कमजोर सहभागिता की उम्मीदें बरकरार थीं। यह भी बताया गया कि इस प्रकार सुधारों की आशंका से गैर कृषि पणियों में विदेशी व्यापार खुल सकता है और औद्योगिक लाइसेंस जी क्षमता सृजन पर रोक लगाए हुए था हटाया जा सकता है। गरीबी पर सुधारों के प्रभाव से प्राथमिक तौर पर गैर कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। उन पनी आबादी वाले अंदरूनी राज्यों में दमनीय आरंभिक परिस्थितियों के कारण यह प्रभाव कम हुआ है, जहां भारत की विशाल आबादी दयनीय अवस्था में रहती है कि सीमा तक सुधारों से गरीबी में अपेक्षाकृत कमी देखने में आएगी। तीव्र विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच संयोजन 1980 के दशक से स्पष्ट है। तथापि 1980 के दशक का विकास 1950 के दशक से लागू विकास प्रक्रिया के किसी योजनाबद्ध सुधारों के कारण नहीं हुआ। विकास में गति प्रमुखतः पुनर्वर्ती 3 दशकों की दीर्घ आर्थिक नीति को छोड़ने तया एक व्यापक वित्तीय नीति को अपनाने से घरेलू मांगों में वृद्धि के कारण आई थी। इस अंधाधुंध दीर्घ आर्थिक विस्तारवाद, जिससे प्रचंड सूक्ष्म आर्थिक विरूपण में कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ, के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई, जिसे बढ़ते हुए महंगे घरेलू और विदेशी कर्जे से पूरा किया गया। स्पष्टतः वित्तीय स्थिति अस्थायी थी और इसके कारण 1991 का दीर्घकालिक आर्थिक और शेष भुगतानों का संकट पैदा हुआ। इस प्रकार स्थायीकरण और योजनाबद्ध सुधार अपरिहार्य ये, जिससे भारत के समक्ष 1991 की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। परंतु प्रश्न यह नहीं था कि इन सुधारों से बचा जा सकता था, क्योंकि लाभांश बहुत कम सुनिश्चित हुआ था। सुधारों से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में नहीं, में भारी प्रगति हुई। यह बताया गया कि गरीबी प्रमुखतः ग्रामीण आभास, भारत के 80% से अधिक गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, है, और यह कि नैमित्तिक मजदूर, कृषि और गैर कृषि क्रियाकलापों में और सीमांतक किसान मिलकर गरीबों का एक विशाल हिस्सा हैं। गरीबी को वास्तव में सुधारने के लिए सुधारों से होने वाली वृद्धि मजदूर बोधक होनी चाहिए और इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस प्रकार की सुधार प्रक्रिया ने अभी तक पर्याप्त रूप से वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। एक प्रथम सुधार प्रक्रिया बमुश्किल कृषि तक पहुंच पाई है। भारतीय कृषि मात्र विश्व बाजार से ही प्रमुखतः पर्याप्त नहीं हुई है, अपितु कृषि उत्पादों में घरेलू व्यापार पर भी प्रतिबंध है, जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिप्राप्ति पर एकाधिकार और कपास पर निर्यात प्रतिबंध, कतिपय के निजी तौर पर अंतर्राज्यीय आवागम पर प्रतिबंध आदि। दूसरे, मजदूर बाजार विनियमन में कोई सुधार नहीं हुआ है। संगठित विनिर्माण और लोक क्षेत्र में नियोजित श्रमिक बल के 10% से कम एक छोटे हिस्से को रोजगार सुरक्षा, अपेक्षाकृत अधिक वेतन और अन्य परिलब्धियां प्राप्त हैं। शेष श्रमिक बल को कोई संरक्षण नहीं है। तीसरे, अपंगकारी विनियमन है, जो लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए कतिपय वस्तुएं अनुमत करता है। इससे कार्यों में अनिपुणता तथा अध्यनुकूल स्थिति पैदा हुई है। तथापि कतिपय स्फूर्त निर्यात पण्य जैसे वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, जूते और खिलौने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, जिससे चीन जैसे देशों ने निर्मात लाभ कमाने में भारत को एक तरफ कर दिया है। विदेश व्यापार और निवेश लाइसेंस सुधारों का लाभ अन्य शर्तों पर भी निर्भर होगा, जैसे पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता, पक्ष और सस्ता परिवहन और दूरसंचार, विशेषतः ग्रामीण सड़कें और टेलीफोन तथा श्रमिक बाल के शिक्षा ग्रहण में सुधार। रेवेलियन और दत्त के अध्ययन ने सुझाव दिया है कि सुधारों से अभिप्रेत विकास की गरीबी उन्मूलन क्षमता और अधिक हो जाएगी, बशर्ते ये संघटक वर्तमान की तुलना में अधिक अनुकूल हो। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि इस बात का कुछ साक्ष्य है कि गरीबी में गिरावट 1991 के सुधारों के लागू होने के बाद आई है, चूंकि सुधार अपरिहार्य थे। वास्तविक सवाल यह है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सुधारों द्वारा अभिप्रेत विकास को किस प्रकार अधिक प्रभावी बनाया जाए। सुधारों को कृषि ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ाए जाने, श्रमिक और उत्पाद बाजार के लिए सुधारों को इस तरह लागू करने की विकास श्रमिक प्रेरक अधिक हो तथा अवस्थापना सेवाओं की गुणवत्ता और प्रमात्रा में सुधार, शैक्षणिक उपलब्धि और सुधारों को गहन करने से गरीबी की गिरावट में महत्वपूर्ण गतिशीलता आएगी। नहीं, आय की गरीबी के मापन और अनुश्रवण के लिए अत्यधिक चिंतन से मानव अभाव के अन्य गंभीर पहलू पूर्ण रूपेण अनदेते रहे हैं। इनमें से कुछ अभाव तीव्र और दृश्यमान हैं, बालश्रम, अशिक्षा, वितरित पर्यावरण। कुछ व्यापक रूप से शांत होते हुए भी दृश्यमान हैं, जाति भेदभाव, महिलाओं और लड़कियों से भेदभाव तथा बाल अधिकार अभाव के अनेक अन्य रूप आजकल शांत और अदएक है।
इनमें उदाहरणार्थ महिलाओं के स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और बाल कुपोषण के मुद्दे शामिल हैं। वे अभाव किसी पूर्वानुमेय ढंग से आय के गरीबी स्तरों से संबंधित नहीं हैं। प्रति व्यक्ति आपके अर्थों में हरियाणा एक अमीरतम और तीव्रतम गतिशीलता से बढ़ने वाला राज्य है। फिर भी याहों में तक दर आय की दृष्टि से अधिक गरीब केरल के मुकाबले प्रति 1000 जीवित बच्चों में 68 अर्थात 4 गुना है, तथा हरियाणा में महिलाएं योजनाबद्ध अभाव से पीड़ित हैं, जो उन्हें देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के निम्नतम अनुपात में रखती हैं, 865 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आय के स्तर मानव जीवन के अन्य आयामों के साथ अभावों पर काबू पाने में अक्सर विफल हो जाते हैं। उदाहरणार्थ बांध प्रदेश देहात और मध्य प्रदेश देहात शैक्षणिक अभाव के समान स्तर से त्रस्त हैं, निरक्षरता दर 64%, परंतु गरीब आय का समानुपात आंध्र प्रदेश में 22% तथा मध्य प्रदेश में 42% है। पुनः शहरी निरक्षरता दर पंजाब और उड़ीसा में समान 28% है तथा शहरी गरीब आय का अनुपात पंजाब में 11% तथा उड़ीसा में 41% है। इसी प्रकार केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां बाल कुपोषण का निम्नतम स्तर है, में प्रति व्यक्ति आय के स्तर अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद ऐसा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बाल कुपोषण का एक ही स्तर बताते हैं, यद्यपि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की तुलना में दुगनी है। समझी के स्तर बवा आय की कमी भी मानव जीवन की समृद्धि एवं गरीबी का मापन करने में विफल रहती है। उदाहरण के लिए शहरी गरीब दर देश भर में तथा संपूर्ण राज्यों के बीच देहाती गरीबी दर से निरंतर कम रही है। शहरी आय के स्तर भी विशिष्ट तौर पर देहाती आय से अधिक हैं। तत्पि भारत के प्रमुख शहरों को देखने वाले आगंतुक महसूस करेंगे कि यातायात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और उसी प्रकार प्रदूषण में भी। वसन समस्याओं में वृद्धि हुई है और जल तथा विद्युत का भारी संकट है। विशेष रूप से शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग, जो महानगरों में लगभग 30% हैं और अधिक बर्बादी का शिकार हैं, उपारोधित जल निकासी पाइप, रुका हुआ पानी, गंदी सार्वजनिक लैट्रिन, मलबे के ढेर तथा उनके चारों ओर बढ़ता हुआ अस्वास्थ्यकर पर्यावरण। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि शहरी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर संपूर्ण देश में हाल के वर्षों में स्थिर रही है तथा कई राज्यों में इसमें वृद्धि हुई है। शहर आय की गरीबी में पट्टे हुए रमान भी इन भयानक बिगड़ती हुए आवासीय हालातों पर काबू नहीं कर पाए हैं। यह सब कहने का यह अर्थ नहीं है कि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, परंतु लोग अपने जीवन में आय की अपेक्षा अन्य चीजों को प्रायः महत्व देते हैं। एक अत्यधिक गरीब के लिए भी आत्मसम्मान और अच्छी प्रतिष्ठा मायने रखती है। वे प्रायः अपनी तत्काल आवश्यकताओं के लिए जोड़-तोड़ करते हैं, जैसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और एक सुरक्षित पर्यावरण। ते पोषण तथा विभेदन से नफरत करते हैं। अधिकांश के लिए आपके मुकाबले प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिक महत्व होता है। मानव अकालों को समाप्त करने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना है। अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच, मूलभूत शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं में नाटकीय रूप से सुधार करना है। जाति, वर्ग और लिंग के अवरोधकों को हटाना है। भौतिक सुविधाओं को उचित रूप से बढ़ाना है। भारत के 1/3 600,000 गांवों से कम गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा उपकेंद्र हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के लगभग 72,000 गांवों में यह मात्र 20% हैं। कुल बच्चों के मात्र लगभग 25% बच्चे इन संस्थाओं में जन्म लेते हैं और प्रशिक्षित जन्म परिचारिकाएं कुल बच्चों के 1/3 से भी कम की देखभाल करती है। देहाती परिवारों के 95% से अधिक परिवारों की इन उचित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होती है। लगभग 40% परिवार बिजली का इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि आवासीय परिस्थितियों में सुधार करना है तो इसके लिए हमें अलग से क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले भारत को आर्थिक विस्तार और लोगों की आजीविका की गुणवत्ता में सुधार के बीच विद्यमान प्रबल संपर्कों की पहचान करनी है और उन्हें पूंजी में परिवर्तित करना है। 1960 में बोत्सवाना और इंडोनेशिया में आय का स्तर भारत के स्तर से कम था, परंतु 1993 तक स्थिति उलट गई। इस अवधि के दौरान बोत्सवाना और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से अधिक तीव्र प्रगति दर्ज की। पुनः 1960 में दक्षिण कोरिया की आय भारत की बाप से 8 गुनाई। 1960 से 93 के बीच आय में यह वृद्धि उस अवधि से मेल खाती थी जब दक्षिण कोरिया में अनुमानित जीवन 54 वर्ष से बढ़कर 71 वर्ष हो गया तथा प्रौढ़ निरक्षरता 4.6% से बढ़कर 2% रह गई। इसी प्रकार चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सभी ने भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर प्राप्त किए हैं और उन्हें बरकरार रखा है क्योंकि उन्होंने मानव क्षमताओं का विस्तार करने में काफी बेहतर कार्य किए हैं। इन देशों ने मान्यता प्राप्त की। यदि मानव गरीबी का उन्मूलन करना है तो भारत को प्राथमिकता के तौर पर अपने लोगों में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करना चाहिए। दूसरे, भारत को अपने विकास में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। केवल आर्थिक मुकाबले पर ही बात और निवेश के बीच, आयात और निर्यात के बीच। भौतिक सुविधाओं को उचित रूप से बढ़ाना है। भारत के 1/3 600,000 गांवों से कम गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा उपकेंद्र हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के लगभग 72,000 गांवों में यह मात्र 20% हैं। कुल बच्चों के मात्र लगभग 25% बच्चे इन संस्थाओं में जन्म लेते हैं और प्रशिक्षित जन्म परिचारिकाएं कुल बच्चों के 1/3 से भी कम की देखभाल करती है। देहाती परिवारों के 95% से अधिक परिवारों की इन उचित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होती है। लगभग 40% परिवार बिजली का इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि आवासीय परिस्थितियों में सुधार करना है तो इसके लिए हमें अलग से क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले भारत को आर्थिक विस्तार और लोगों की आजीविका की गुणवत्ता में सुधार के बीच विद्यमान प्रबल संपर्कों की पहचान करनी है और उन्हें पूंजी में परिवर्तित करना है। 1960 में बोत्सवाना और इंडोनेशिया में आय का स्तर भारत के स्तर से कम था, परंतु 1993 तक स्थिति उलट गई। इस अवधि के दौरान बोत्सवाना और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से अधिक तीव्र प्रगति दर्ज की। पुनः 1960 में दक्षिण कोरिया की आय भारत की बाप से 8 गुनाई। 1960 से 93 के बीच आय में यह वृद्धि उस अवधि से मेल खाती थी जब दक्षिण कोरिया में अनुमानित जीवन 54 वर्ष से बढ़कर 71 वर्ष हो गया तथा प्रौढ़ निरक्षरता 4.6% से बढ़कर 2% रह गई। इसी प्रकार चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सभी ने भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर प्राप्त किए हैं और उन्हें बरकरार रखा है क्योंकि उन्होंने मानव क्षमताओं का विस्तार करने में काफी बेहतर कार्य किए हैं। इन देशों ने मान्यता प्राप्त की।
यदि मानव गरीबी का उन्मूलन करना है तो भारत को प्राथमिकता के तौर पर अपने लोगों में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करना चाहिए। दूसरे, भारत को अपने विकास में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। केवल आर्थिक मुकाबले पर ही बात और निवेश के बीच, आयात और निर्यात के बीच, बचत और निवेश के बीच संतुलन नहीं बनाना है, अपितु आर्थिक विकास और सामाजिक अवसरों के विस्तार के बीच भी संतुलन की आवश्यकता है। आर्थिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों के बीच संतुलन चाहिए। भौतिक अवस्थापना और मौलिक सामाजिक अवस्थापना के विस्तार के बीच संतुलन आवश्यक है। मौलिक शिक्षा, निरोधक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य केंद्र, मूलभूत आर्थिक सुरक्षा और जीविकोपार्जन के आश्वासन पर प्राथमिकता देनी है। साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के बीच, देहाती और शहरी क्षेत्रों के बीच, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों और शेष समाजों के बीच कई असंतुलनों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। तीसरे, संसाधनों का मुद्दा है। स्पष्ट तौर पर अधिक वित्तीय संसाधन अपेक्षित हों यदि सभी बच्चों को स्कूल भेजना है, सभी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने हैं, सभी समुदायों को स्वच्छ पानी पिलाना है अथवा सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त संसाधन रक्षास्त्रों में कटौती करके जुटाए जा सकते हैं, परंतु प्राथमिकताओं को ठीक तरह से लागू करने की आवश्यकता है। सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावकारिता में सुधार के लिए, सार्वजनिक सर्च में असंतुलन को ठीक करने के लिए, व्यवस्था में छिद्रों को रोकने और अपव्यय को कम करने के लिए तथा सर्च में अधिकतम दंता सुनिश्चित करने के लिए धन का उपभोग किया जाना चाहिए। चौथे, राज्य को सामाजिक अवसरों के विस्तार के लिए अपने उत्तरदायित्वों का परित्याग करने की बजाय गत समय की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। भारत में राज्य केवल उतना ही प्राप्त करता है जितना उसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यदि कोई कार्य नहीं हो पाता है तो आमतौर पर उसकी अनिच्छा का सूचक है, न कि उसकी अक्षमता का। उदाहरण के लिए राज्य के नियंत्रणों में कमी लाने, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और अर्थव्यवस्था को सोलने में गतिशीलता दिलाई है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किया गया संविधान संशोधन उसके एक अत्यधिक प्रभावी और सक्रिय चेहरे को प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ बालश्रम को समाप्त करने, शिशु वैश्वावृत्ति रोकने और अभी हाल तक एड्स की समस्याओं से सबको अवगत करने के राज्य के प्रयास उसके चकित करने वाले अक्सरपन को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार संविधान में पुष्टि करने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य न करना उसकी अध्यास्थेय अनिच्छा को प्रकट करता है। इनमें से कई मामलों में दीर्घकालिक वकालत, खुली बहसें, निरंतर दबाव और सार्वजनिक कार्रवाई पर राज्य से अवश्य में अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। पांचवें, आर्थिक और राजनीतिक नीति निर्णयों में महिलाओं की पूरी तरह सहभागिता के लिए अवसरों का सृजन और विस्तार किया जाना चाहिए। मणिपुर और केरल में मानव विकास अनुभव से संकेत मिलता है कि समान की सम में तभी सुधार होता है जब महिलाएं अधिक स्वतंत्रताएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राप्त करती हैं। परंतु महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश कई इसे बिना किसी लाभ के राजनीति की ताकत को बलात् छीनना मानते हैं। इसके बिल्कुल प्रतिकूल उस समय समाज का समग्र लाभ कई गुना बढ़ जाता है जब पुरुष और महिलाएं बराबर सहयोग करते हैं। तथापि इसे प्राप्त करने के लिए हमें उसी तरह से परिवर्तन करने पड़ेंगे जिस तरह जनता सोचती है और व्यवहार करती है। समाज महिलाओं की भूमिका और अंगदान को महसूस करता है। अंततः बार्दिक विकास सहभागी होना चाहिए। यह स्थानीय तौर पर उन लोगों द्वारा नियोजित और प्रबंधित होना चाहिए जिसकी जीविका इससे प्रभावित होती है। समुदायों को कार्यक्रम बनाने और यह सुनिश्चित करने में कि अवसर बढ़ रहे हैं और उनके लाभ सभी को समान रूप से मिल रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग लेना। सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावकारिता में सुधार के लिए, सार्वजनिक सर्च में असंतुलन को ठीक करने के लिए, व्यवस्था में छिद्रों को रोकने और अपव्यय को कम करने के लिए तथा सर्च में अधिकतम दंता सुनिश्चित करने के लिए धन का उपभोग किया जाना चाहिए। चौथे, राज्य को सामाजिक अवसरों के विस्तार के लिए अपने उत्तरदायित्वों का परित्याग करने की बजाय गत समय की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। भारत में राज्य केवल उतना ही प्राप्त करता है जितना उसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यदि कोई कार्य नहीं हो पाता है तो आमतौर पर उसकी अनिच्छा का सूचक है, न कि उसकी अक्षमता का। उदाहरण के लिए राज्य के नियंत्रणों में कमी लाने, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और अर्थव्यवस्था को सोलने में गतिशीलता दिलाई है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किया गया संविधान संशोधन उसके एक अत्यधिक प्रभावी और सक्रिय चेहरे को प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ बालश्रम को समाप्त करने, शिशु वैश्वावृत्ति रोकने और अभी हाल तक एड्स की समस्याओं से सबको अवगत करने के राज्य के प्रयास उसके चकित करने वाले अक्सरपन को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार संविधान में पुष्टि करने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य न करना उसकी अध्यास्थेय अनिच्छा को प्रकट करता है। इनमें से कई मामलों में दीर्घकालिक वकालत, खुली बहसें, निरंतर दबाव और सार्वजनिक कार्रवाई पर राज्य से अवश्य में अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। पांचवें, आर्थिक और राजनीतिक नीति निर्णयों में महिलाओं की पूरी तरह सहभागिता के लिए अवसरों का सृजन और विस्तार किया जाना चाहिए। मणिपुर और केरल में मानव विकास अनुभव से संकेत मिलता है कि समान की सम में तभी सुधार होता है जब महिलाएं अधिक स्वतंत्रताएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राप्त करती हैं। परंतु महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश कई इसे बिना किसी लाभ के राजनीति की ताकत को बलात् छीनना मानते हैं। इसके बिल्कुल प्रतिकूल उस समय समाज का समग्र लाभ कई गुना बढ़ जाता है जब पुरुष और महिलाएं बराबर सहयोग करते हैं। तथापि इसे प्राप्त करने के लिए हमें उसी तरह से परिवर्तन करने पड़ेंगे जिस तरह जनता सोचती है और व्यवहार करती है। समाज महिलाओं की भूमिका और अंगदान को महसूस करता है। अंततः बार्दिक विकास सहभागी होना चाहिए। यह स्थानीय तौर पर उन लोगों द्वारा नियोजित और प्रबंधित होना चाहिए जिसकी जीविका इससे प्रभावित होती है। समुदायों को कार्यक्रम बनाने और यह सुनिश्चित करने में कि अवसर बढ़ रहे हैं और उनके लाभ सभी को समान रूप से मिल रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाना चाहिए जिससे लोगों की सहभागिता सार्वजनिक जीवन का अंग बन जाए। तब क्या बाजाशत की कोई उम्मीद है? हाँ, प्रथमतः शासन द्वारा बनाई गई गरीबी उन्मूलन नीतियों में मानव विकास प्राथमिकताएं प्रकट होनी चाहिए। दूसरे, 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक परिस्थितियां अधिक अनुकूल हुई हैं। तीसरे, लोकतांत्रिक सहभागिता स्वच्छंद हो रही है। यह केवल स्थानीय सरकारों के माध्यम से नहीं अपितु लोगों के संगठनों और विशेषतया महिलाओं के उन समूहों के माध्यम से है जो अक्सर क्रेडिट आर्थिक क्रियाकलापों और सामाजिक शक्ति प्रदत्ता के आसपास संगठित हैं। इसी के साथ कुछ चिंता के कारण भी हैं।
वार्षिक चार्टे को कम करने पर बल देने से सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में प्रमुख कटौती की जा रही है। राज्य को न्यूनतमीकरण के दबाव से राज्य के उत्तरदायित्व छूट रहे हैं। निजीकरण का दबाव लोगों की मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच की प्रभावित करने की शुरुआत है। भारत को क्या करने की आवश्यकता है? एक बार महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी, उसी प्रकार के परिवर्तन अब विचारों में, रहन सहन में और एक यमार्य सार्वजनिक भाव पैदा करने में अपेक्षित है। भारत को अपनी विकास प्राथमिकताओं को ठीक करने की आवश्यकता है। हमें पूर्वावस्था में आने और भूलने की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमें सीखने और करने की भी आवश्यकता है। यदि मानव गरीबी का उन्मूलन करना है तो हमें अपना ध्यान आपकी गरीबी से हटाकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों की गरीबी और असमानता पर लगाना चाहिए। भारत को ऐसी स्वामी सार्वजनिक कार्रवाई की आवश्यकता है जो प्रबल मानव विकास प्राथमिकताओं द्वारा दिशानिर्देशित हो।